जय हिंद। तो देखिए कई बच्चे जो ऐसे हमने देखा है कई लड़कों को कि वो सब कुछ छोड़-छाड़ के सरकारी नौकरी के फेर में हैं। मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना ज़िंदगी जीने का तरीका भूल चुके हैं सिर्फ़ सरकारी नौकरी के चक्कर में। तो हम ये थोड़ा-सा इन्फॉर्म आपको कर देना चाहते हैं कि देखिए ज़िंदगी जीने का तरीका सरकारी नौकरी हो सकता है, बट ये नहीं कि सरकारी नौकरी ही ज़िंदगी है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए। जैसे मैं हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि अब जो छोटे-छोटे रील्स वगैरह देखते हैं, बड़े-बड़े टीचर को आप देखते हैं कि अंत तक लगे हुए रहो, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगा। देखिएगा उनका कहना काम है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर वो ऐसा ना करेंगे तो उनके पास में कोर्स बिकेगा कैसे? आप खुद सोच करके देखिए कि 1000 सिलेक्शन आता है, 1000 सिर्फ़ सीट आते हैं, 2000 सीट आते हैं और ल लड़कन तैयारी करने वाले कितने हैं? आप गया, पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जा कर के आप देख लेते हैं कि बहुत-बहुत संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सीट कितना आता है? लिमिटेड आता है। जैसे में आप बड़े कोचिंग की अगर बात करते हैं, जिनके पास में 1 लाख एडमिशन मान लिया कि है, सीट कितना आया है? तो कहिए कि सीट 1000 आया है। तो आप अपने अपने लड़कन को पूरा लड़कन को सिलेक्शन दिला रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सिलेक्शन नौकरी दिलवाएँगे, नौकरी दिलवाएँगे। आपके पास में जितना एडमिशन है, क्या आप सभी लड़कों को नौकरी दिलवा रहे हैं? नहीं। तो इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को समझिए कि ये सब आप क्या है, यह मार्केट है, ये सब मार्केटिंग होता है, एजुकेशन मार्केट हो रहा है। इसको बोलते हैं एजुकेशन माफिया, ये सब का काम कर रहा है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझना चाहते हैं बिल्कुल समझ जाइए, ठीक है? और नहीं समझिएगा तो फिर लगे हुए रहिए। जैसे में क्या कर सकते हैं, लगे हुए रहिएगा, फिर लास्ट में आपको अंततः छोड़ना पड़ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ चला जाएगा, जवानी चला जाएगा, आपका समय चला जाएगा जो कभी भी लौट के नहीं आने वाला है। और पूरा ज़िंदगी ही समझिए कि खराब हो जाएगा। तो सोच सकते हैं कि क्या हो, इसलिए आप एक एक अब दूसरा प्लान बी के रूप में आप काम करते रहिए। जहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नहीं हुआ तो हमको चारों तरफ मेरी ज़िंदगी खराब हो जाए, ना घर के रहें ना घाट के रहें। तो प्लान बी के तहत में आप काम कर रहे हैं, साइड से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब कुछ यही छोड़-छाड़ के ये कीजिएगा, बिल्कुल गलत है। जो छोटे-छोटे जो बगल से जो रील आते हैं कि ये कर देंगे, एकदम अंत तक लग रहा, 5 साल तक पढ़ते रहा, 10 साल तक पढ़ते रहा। भाई उस तरह का नौकरी लेकर के क्या करोगे जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा तो? तो समझ रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं जो? चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगे क्या बोला गया है सो। जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक लेग्रांजे सेल है, ठीक है? अब ये लेग्रांजे सेल की अगर बात किया करते हैं तो लेग्रांजे सेल के बारे में आप जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया है, ठीक है? अब ये लेग्रांजे सेल है, इसको कितना ओम से जोड़ा गया है? तो 10 ओम के एक प्रतिरोध से क्या कर दिया गया है? तो जोड़ दिया गया है, ठीक है? 10 ओम के एक प्रतिरोध से जोड़ा है और धारा कितना बह रहा है? 0.25 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है? और फिर क्या हो रहा है कि यदि प्रतिरोध का मान कम कर दिया, यानी 4 ओम कर दिया, तब खुद जानते हैं कि अगर धारा का जैसे में प्रतिरोध हम कम करेंगे तो धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो देखिएगा बढ़ गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे 0.25 था, यहाँ पे 0.5 हो गया, बढ़ गया है नहीं? तो लेक्लांसे सेल के आंतरिक प्रतिरोध हमको निकालना है, यानी लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निकालना है। अब पहले लेक्लांसे सेल के पहले में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? जब यहाँ पे आ गया तो चर्चा कर लेते हैं लेक्लांसे सेल होता क्या है। देखिएगा लेक्लांसे सेल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये प्राथमिक सेल है। तो प्राथमिक सेल क्या होता है? आपके दिमाग में ये घुसेगा कि प्राथमिक सेल क्या होता है। देखिएगा प्राथमिक सेल की अगर बात करते हैं तो सेल दो तरह के होते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं? तो सेल दो तरह के होते हैं। कौन कौन? आप कहिएगा कि कौन कौन होता है? दो तरह के सेल। एक जो होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल और दूसरा क्या होता है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। सोल नहीं, द्वितीयक सेल। अब देखिएगा प्राथमिक सेल क्या होता है। तो प्राथमिक सेल ऐसा होता है ना कि आप इसको एक ही बार सिर्फ आप इसमें काम ले सकते हैं, दोबारा आप काम नहीं ले सकते हैं। एक बार आपने काम लिया फिर उसके बाद फेंक दीजिए, काम खत्म हो गया इसका। तो कहिए कि सही बात में तो ऐसा ऐसा कौन कौन सा बैटरी हो सकता है भाई? तो कहिएगा ना कि ऐसा कौन कौन सच है। तो जैसे में अगर बात करते हैं तो डेनियल सेल आपको प्राथमिक सेल है, ठीक है? फिर उसके बाद में कहते हैं तो लेक्लांसेस सेल, ठीक है? ये लेक्लांसेस सेल। फिर उसके बाद में क्या सा होता है तो वोल्टीय सेल, वो अवध ल टी ये वोल्टीय सेल, ठीक है? वोल्टीय सेल। और फिर एक ठो और क्या बात करते हैं तो ये शुष्क सेल। ये आपको ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? कि सेल जो डेनियल सेल है कौन सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है। तो आप समझ रहे हैं कौन कौन सेल है। जो ये सभी के सभी क्या है, ये आपको प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का काम क्या है? रिचार्ज नहीं होता है, रिचार्ज नहीं होता है, यानी दोबारा चार्ज को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यानी एक बार चार्ज किया काम फिर उसके जो आपको पास में आया एक बार उपयोग किया फिर काम खत्म, इसका फिर फेंक दीजिए, कबाड़ा में चला गया, ठीक है? अब देखिएगा क्वेश्चन जो आपको बनते हैं तो क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं, ठीक है? और द्वितीय सेल क्या होता है? इसको आप रिचार्ज दोबारा कर सकते हैं। जैसे हम घर पे आपको जो बैटरी है आपको द्वितीय सेल का उदाहरण है, क्योंकि आप इसको दोबारा खत्म होता है दोबारा चार्ज करके आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप देखिए मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है आपको वो सब द्वितीय सेल का उदाहरण है, क्योंकि आप उसको जब खत्म होता है दोबारा आप चार्ज कर लेते हैं, ठीक है?
तो समझ गए कि यानी इसको क्या कर सकते हैं, रिचार्ज दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। सो अब लेक्रांसे सेल की जब चर्चा किया गया है तो लेक्रांसे सेल देख लेते हैं। ऐसे तो काफी सबको पढ़ना है, बट समय को मद्देनजर रखते हुए ही ना हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लेक्रांसे सेल की चर्चा कर लेते हैं। ये लेक्रांसे सेल होता क्या है, देखिएगा लेक्रांसे सेल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे में लेक्रांसे सेल क्या होता है, इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हमने तो देखा कि ये प्राथमिक सेल है, ठीक है, प्राथमिक सेल है। अब देखिएगा इसको उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे धारा रुक रुक की जरूरत हो, रुक रुक की जरूरत जहाँ पे जरूरत हो ना, वहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है। तो करें कि नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। जैसे में आगे बात करते हैं तो विद्युत घंटी, विद्युत घंटी की अगर बात करते हैं, जिसमें जाते हैं और कहीं किसी जो बड़े बड़े घर में जब जाते होंगे, नहीं जो बड़ा बड़ा घर बना हुआ है वहाँ पे तो घंटी लगा हुआ रहता है, एकदम टुड़ुंग टुड़ुंग बजता है, स्विच दबाते हैं तो वही है विद्युत घंटी। वहाँ पे आप इसका लेक्रांसे सेल का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि सही बात है। फिर अगर बात करते हैं तो टेलीफोन की अगर बात करते हैं तो टेलीफोन में भी जो बैटरी लगता है वो किसका लगता है, तो लेक्रांसे सेल वाला बैटरी लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेगुलर उसको करंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब काम पड़ता है तभी जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, तो लेक्रांसे सेल का इस्तेमाल होता है। अब इससे क्वेश्चन यहाँ से तो ये बन सकते हैं, अभी इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कैसे इसके लेक्रांसे सेल के बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसे में क्या होता है कि लेक्रांसे सेल में जो छड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, जो छड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इससे क्या होता है, आप इसको बॉल मतलब कि जला सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं क्या कि ये वाला जो होता है, ये एक जो छड़ होता है, ये किस चीज का छड़ होता है, तो एक जो छड़ होता है आपको कार्बन का छड़ मिलेगा। ठीक है, एक जो छड़ मिलता है कार्बन का छड़ रहता है, और दूसरा जो छड़ आप देख रहे हैं वो किसका छड़ रहता है, तो दूसरा रहता है जिंक का। ये जिंक जिंक पर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ये कैथोड बोलते हैं। और जो ये कार्बन का छड़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो एनोड बोलते हैं। तो एनोड और कैथोड तो समझ में आता है। एनोड पर क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है क्या कि लेक्रांसे सेल में कैथोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं किसका, जिंक का इस्तेमाल करते हैं। और पूछेगा कि लेक्रांसे सेल में एनोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एनोड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुद आपके सामने है। अब जिसमें क्या होता है ना कि इसमें एक आपको क्या भरा हुआ रहता है, लिक्विड की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या भरा हुआ रहता है, तो लेक्रांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड वाला भरा हुआ रहता है, NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो नौसादर बोला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह किसी तरीके से भी आपके सामने बनते हैं। ठीक है ना, कि नौसादर किसे कहा जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड को। ये अमोनियम क्लोराइड का आपको लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा एक लेक्रांसे सेल आपको तैयार हो गया। यही लेक्रांसे सेल आप इसे बॉल जला सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सामने लेक्रांसे सेल तैयार हो गया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन उठेगा कि अच्छा इससे आपको जो विद्युत वाहक बल मिलेगा ये कितना वोल्ट तक मिल सकता है। तो देखिएगा इसकी अगर बात करते हैं यानी EMF की अगर बात करते हैं तो ये कितना मिलेगा। डेनियल सेल की अगर बात करते हैं और किसका बात करते हैं, एक तो होता है वोल्टीय सेल, तो उसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.08 होता है। लेकिन लेक्रांसे सेल की अगर बात करते हैं तो इसका होता है 1.5 वोल्ट होता है। तो देखिएगा लेक्रांसे सेल कंप्लीट हो गया, तो कहे कि हाँ कंप्लीट हो गया। अब आप बताइएगा कि क्या इसमें आंतरिक प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, तो काहे नहीं होगा, प्रतिरोध तो हर किसी में हो रहा है। प्रतिरोध का मतलब समझते हैं ना, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, यानी धारा को बहने नहीं देती है। ठीक है, तो आप ओम का नियम जानते हैं, तो कहिए कि हाँ जानते तो हैं। ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम की अगर बात करते हैं तो ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक तार से, ठीक है, जब किसी चालक तार से नियत ताप पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, नियत ताप क्या है, नियत ताप पर, जब किसी चालक से नियत ताप पर विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, नियत ताप पर जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धारा का मान होता है और इस दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा वो दोनों क्या होता है, तो समानुपाती होता है। ठीक है, अब ये धारा जब समानुपाती हटाते हैं तो R एक कांस्टेंट आता है। अब ये R क्या है, तो ये आपको रेजिस्टेंस यही मिलता है देखने को। ठीक है, जिसको प्रतिरोध आप बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, तो IR। V बराबर क्या होता है, तो IR होता है। ठीक है, V बराबर क्या हो गया, तो IR हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो धारा जो होती है ये किसके समानुपाती होती है, तो ये इसके समानुपाती होती है। कांस्टेंट हट गया तो R आया, इस समानुपाती है यहाँ पे। ठीक है, किसके समानुपाती होता है, ये धारा जो है ये विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसको आप रेजिस्टेंस बराबर क्या कर सकते हैं, V बटा I कर सकते हैं। तो कहिए कि हाँ। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी विद्युत वाहक बल की अगर हम बात बोलते हैं, ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि आंतरिक प्रतिरोध जैसे में अब ये रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस है तो विद्युत वाहक बल में से ये V को जब घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये फार्मूला लिखा ताकि आपको अलग से नहीं याद करना पड़े।
समझ गए? तो ये आपको आंतरिक प्रतिरोध का आपको सूत्र देता है क्या, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, तो ये आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। जो ऐसा तो नहीं है कि प्रतिरोध नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। अब चलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, जब चलते हैं तो अगर ई बराबर हम बात करते हैं तो ई बराबर क्या, आई आर और प्लस में भी यहाँ पे कर सकते हैं, ई इसको इस तरफ में लेके चला आया और फिर उस नहीं समझ में आया होगा, कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो हम समझाते हैं। देखिएगा क्या बात करते हैं, जो देखिएगा बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ई अब माइनस भी बराबर आई आर लिख सकते हैं, तो कहिए कि हाँ अब समझ में आ रहा है। तो आप ई बराबर क्या कर सकते हैं, तो आई आर और प्लस में भी, तो कहिए कि बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें करने की बात क्या है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो करिए ना। अब देखिएगा हमें धारा कितना दिया गया है, तो चलिए पुट कर देते हैं, ठीक है। धारा कितना दिया गया है, तो धारा की अगर हम बात करते हैं तो धारा हमने देखा था 0.25, तो 0.25 मतलब कि 1/4 इसको बोल सकते हैं। अरे 25/100 जब कीजिएगा तो 25 चौका 100 यानी 1/4, और रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम है, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो धारा कितना है, तो 1/4 है, और रेजिस्टेंस मेरा कितना है, तो रेजिस्टेंस हमने देखा 10 है, ठीक है। अब ये हम अभी देखा कि V बराबर क्या होता है, तो आई आर होता है कि नहीं होता है, तो कहे कि हाँ होता है। अभी हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ये तो प्रतिरोध तो दिया हुआ था पहले वाला, ठीक है, लेकिन हमें बाहरी वाला दिया हुआ था, लेकिन हमें सेल के अंदर वाला प्रतिरोध चाहिए, वो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो V बराबर अभी हमने देखा कि V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है आई आर। तो आई तो अभी हमें दिया हुआ है, आई कितना हमने पुट किया है 1/4, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध तो भी पता नहीं है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो ई बराबर आप बोल सकते हैं, तो 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10 यानी 5/2 और प्लस में r/4, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे, तो नहीं होना चाहिए भी नहीं। अब हमें क्या बोला गया है कि अगेन फिर की बात किया जाता है, जब फिर बढ़ाया गया था ना, क्या किया गया था, फिर आपको बढ़ा दिया गया था, क्या कितना कर दिया गया था, रेजिस्टेंस बढ़ा करके 4 घटा करके 4 ओम किया गया था। देखिएगा रेजिस्टेंस घटा कर कितना कर दिया, 4 ओम, तो धारा कितना हो रही है 0.5 यानी 1/2 हो रहा है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस 4 करेगा तो धारा बढ़ेगा, देखिएगा यहाँ से बढ़ रहा है कि नहीं, यानी 1/2 हो गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम फिर पुट करते हैं, अगेन फिर यही वाला फार्मूला लिखते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखिए ये वाला आई आर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब पुट कर देते हैं, कितना धारा था 1/2 हो गया है, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया है, तो 4 हो गया है, और भी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई आर लिख लेते हैं। अभी एक लाइन और लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 2 दूनी के 4 काट दीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी के 4 जब हमने काट दिया, एक मिनट, ठीक है। चलिए 2 दूनी के 4 हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई कितना था, तो कहिए कि 1/2 अभी है ना, अब आर हमको निकालना है, इन इक्वेशन हम इसको 2 मान लिया। ई बराबर कितना हो गया, 2 + r/2 हो गया, ठीक है। अब जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड 2 माना, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को जब हम देखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखने पर हमको क्या मिलता है, LHS बराबर RHS है कि नहीं है, तो कहिए कि हाँ LHS बराबर RHS है। तो जब LHS बराबर LHS जब बराबर है तो RHS बराबर कर सकते हैं, तो कहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 12th में आपने पढ़ा होगा मैथ वगैरह में, तो कर दीजिए ना। तो 2 प्लस में r/2 हो जाएगा, और बराबर में 5/2 और प्लस में r/4 होगा कि नहीं, तो कहिए कि हाँ हो तो जाएगा। तो अब ये r/2 को एक तरफ कर दिया और माइनस r/4, और ये 5/2 और माइनस में 2 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जो हकीकत बात होता है वो हम वही आपके सामने रखते हैं। आप देखिएगा, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 4 और 2 दूनी के 4, तो 2r हो जाएगा, अब ये r हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 2 कर दिया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो अब कर दीजिए, 2r में से r गया था, कितना बच गया r, और नीचे बच गया 4, ठीक है। और 5 में से 4 गया 1, और नीचे बच गया 2 2 दूनी के 4, तो रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना मिल गया, तो 2 ओम मिल गया। तो देखिएगा आपके सामने आंसर हूबहू आ गया कि नहीं आ गया। आप देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, बिहार पुलिस में पूछा गया था। पता नहीं क्या करवाना चाहता है, इस तरीके से बंदूक टंगवाएगा, रौदा में टंगवा के खड़ी करवाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, पता नहीं क्या करवाना चाहता है। सो तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं।
देखिएगा सेल के बारे में हमने बता दिया अच्छे तरीके से। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। घनत्व का मतलब समझते हैं हम, ठेठ में अगर समझाने की बात करते हैं तो घनत्व का मतलब गाढ़ापन समझिएगा, ठीक है। घनत्व का मतलब क्या, गाढ़ापन समझिएगा। ऐसे तो घनत्व बराबर आप जानते हैं नहीं, घनत्व बराबर क्या होता है, तो कहिए कि द्रव्यमान और बटा में क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो कहिए कि घनत्व बढ़ेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो समझिए कि घनत्व घट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, समझाते हैं अभी आपको हम। जैसे मैं आप मान करके चलिए कि आपके पास में चीनी और पानी का घोल तैयार है, ठीक है। और आपने क्या किया कि 2 केजी चीनी ला करके इसमें आपने डाल दिया, तो आप बताइए कि इसका घनत्व बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो कहिए कि भैया घनत्व तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि द्रव्यमान हमने बढ़ा दिया, तो द्रव्यमान बढ़ा दिया तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। समझ गया अगर, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसको पहले चीज को समझते हैं कि घनत्व का मतलब हमने समझा दिया। तो काग बोला जा रहा है कि घनत्व कम हो जाता है, तो ये सब ऑप्शन दिया हुआ है किसमें कम हो जाता है, तो देखिएगा नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, जैसे में ये सब क्वेश्चन जो होगा ना, ये सब किताब में नहीं मिल पाता है, सर्च करना पड़ता है काफी ज्यादा, तब उसके बाद में हमको देखने को मिलता है। नहीं तो फिर यकीन होगा तो फिर देख लीजिएगा कहीं भी आप कि कहीं किताब वगैरह में है कि नहीं है सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे हमें जो बोला गया था, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो यानी घनत्व कम होगा किसमें, तो एक जानते हैं क्या होता है, तो एक की अगर बात करते हैं, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष। वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं तो एक होता है रिक्तिका दोष। ये रिक्तिका दोष क्या होता है, इस चीज को पहले समझिएगा। आपके सामने आपके पास में क्या होता है, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब समझते हैं, क्रिस्टल का मतलब होता है कि जो कोई भी ठोस चीज है, तो कोई भी क्रिस्टल जब आपके पास में है तो ये जो क्रिस्टल है यानी कोई ठोस है तो काफी छोटे छोटे अणुपरमाणु से मिलकर के बना है, आयन भी इसमें होते हैं, तो कहिए कि हाँ होते हैं। अब जब इसमें क्या होता है कि यानी जिसमें आपके पास में लकड़ी, मान लीजिए कि आपके पास में लकड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल तो बना है। और परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहिए कि हाँ होते हैं। चलिए यहाँ तक तो जानते हैं। चलिए अब इस बात को जानते हैं, तो अब ये वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इस चीज को देखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे में कई कई जो यहाँ पे जो आपके स्थान जो चारों तरफ में ये जो भरे हुए, किस चीज से सब भरे हुए, ठोस चीज तो है, तो सब परमाणु है एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं यहाँ पे। अब वैकेंसी डिफेक्ट में होता क्या है कि अचानक, ठीक है, अचानक किसी स्थान से, किसी भी स्थान से, जैसे में अभी भरा हुआ है, और किसी भी स्थान से क्या होता है ना है कि जो परमाणु जो होते हैं वो परमाणु गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये परमाणु बोलिए या आयन बोलिए, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे मान लीजिए गायब हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे मान लीजिए गायब हो गया। अब खुद बताइएगा, जब परमाणु यहाँ से गायब हो गया तो अब इसको क्या कहिएगा, तो इसके द्रव्यमान में कमी होगा कि नहीं होगा, तो कहिए कि देखिएगा भैया, परमाणु जब गायब हो गया तो द्रव्यमान में तो बिल्कुल कमी हो जाएगा, क्योंकि खत्म हो गया है यहाँ से। तो अभी हमने देखा कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो कहिए कि घनत्व बराबर द्रव्यमान और बटा में आयतन होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। और जब द्रव्यमान भैया कम गया तो घनत्व भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कहिए कि हाँ कम तो हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि क्या होता है जो वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि जब किसी क्रिस्टल से, क्या लिखिएगा कि जब किसी क्रिस्टल से या क्रिस्टल में कर लीजिएगा कि जब किसी क्रिस्टल में किसी जगह से अचानक, ठीक है, अचानक परमाणु या आयन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उसके द्रव्यमान में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, और द्रव्यमान में कमी होने के कारण उसका घनत्व भी क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं है, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात है, हम देखिएगा परिभाषा रटवाने पे हम यकीन नहीं करते हैं, ठीक। अब एक ठो और क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट की अगर बात करते हैं, शॉर्ट की दोष। अब ये शॉर्ट की दोष क्या होता है, अब इस चीज को समझिएगा, दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में जो फिजिक्स का बनाए हुए होंगे ना उसमें आप लिख लीजिएगा छोटे छोटे पॉइंट में। देखिएगा शॉर्ट की डिफेक्ट की अगर बात करते हैं, तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, जैसे में अब आपके पास में कोई क्रिस्टल है, तो कोई क्रिस्टल है तो उसमें आयन भी तो होते हैं, अभी हमने चर्चा किया था, और उसमें आयन भी तो होते हैं, तो यहाँ से एक समान, ठीक है, एक समान रूप से, एक समान या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आयन क्या होते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव आयन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जब आयन गायब हो रहे हैं तो उसके साथ में तो परमाणु भी रहते हैं, तो कहेंगे हाँ परमाणु पे तो आयन रहते हैं,
तो कहिए कि हाँ। अब ये आयन यानी कि इसका मतलब कि गायब हो जा रहे हैं, तो जब आयन गायब हो जा रहे हैं तो घनत्व क्या हो जाएगा, तो कहिए कि घनत्व भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि जब आयन गायब होंगे तो द्रव्यमान भी कमेगा। यहाँ पे देखिए ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो जब इसका मतलब द्रव्यमान कमेगा तो द्रव्यमान कमेगा तो किसका, घनत्व भी कमेगा। तो दोनों में एक ही बात है। इसमें किस क्या तो क्या होता है, हमने जब वैकेंसी डिफेक्ट में देखा तो इसमें परमाणु गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, मुख्य रूप से परमाणु। लेकिन अगर शॉर्टकी डिफेक्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या गायब होते हैं, तो इसमें आयन गायब होते हैं, ठीक है ना, आयन, आयनाइजेशन अब देखे जानते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, द्रव्यमान कमेगा, द्रव्यमान कमेगा तो घनत्व कम जाएगा। तो समझ में आ गया कहना क्या चाह रहा है, जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा रिक्तिका दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट और एक शॉर्ट की दोष। ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित होना चाहिए, निगम से संबंधित। चलिए समझते हैं किरचॉफ का नियम। पहले किरचॉफ, जिसमें 12th में आपने पढ़ा होगा, तो हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा। तो देखिएगा किरचॉफ में तो जब 12th में पढ़ा होगा तो पता ना याद है कि नहीं, भूलने की भी तो बीमारी होता है सभी को। देखिएगा बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। तो देखिएगा किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, तो कहिए कि कौन कौन नियम दिए थे भाई, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। तो आपके माइंड में एक बात तो घूम रहा होगा कि अच्छा 2 नियम, कौन कौन 2 नियम दिए थे। देखिएगा पहली अगर बात करते हैं तो किरचॉफ का जो पहला नियम था, ये पहला नियम क्या कहता है, देखिएगा पहला नियम क्या बोलता है कि जैसे में, देखिएगा हम परिभाषा नहीं रटवाते हैं, सिंपल सी बात है, आपको बोल करके समझाते हैं कि जैसे में मान लीजिए कि कोई जंक्शन है, जंक्शन जैसे मान लीजिए कि पटना जंक्शन है। जंक्शन का काम क्या होता है, जहाँ कहीं कहीं ट्रेन आई और दूसरे जैसे में एक रूट से ट्रेन आई और दूसरे रूट में अगर खोलना चाहती है तो वो जंक्शन से ही खुलेगा, स्टेशन से नहीं खुल सकता है, ठीक है ना। जैसे में आप मसौढ़ी, तो वो स्टेशन है। जंक्शन क्या होता है कि एक रूट से लाइन आई, इसको दूसरा रूट में भेजना है तो वो जा सकती है। स्टेशन में क्या होता है, एक इधर से मान ले कि यहाँ पे आई है तो अभी जाएगी तो इधर ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चल जाएगा। स्टेशन में यही होता है, ठीक है ना, जंक्शन में कहीं भी आप इसको मोड़ सकते हैं। तो समझ गए, स्टेशन जंक्शन में फर्क तो आपको पता चल गया होगा। तो कहिए कि हाँ पता तो चल गया है, पहले से भी जानते थे, तो बस इसको अप्लाई करना है। मान लीजिए कि कोई जंक्शन है, ठीक है, अब ये जंक्शन है, अभी जंक्शन से जितना धारा आती है, जंक्शन पर जितना धारा आ रही है, ठीक है ना, ये धारा आ रही है, जितना धारा ये आ रही है ना, जितना धारा आएगी उतना धारा ये क्या करेगी, निकल जाएगी, ठीक है, उतना धारा क्या करेगी, निकल जाएगी। चलिए समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि 3 एम्पियर की धारा आया, 2 एम्पियर की धारा आया, अब ये 4 एम्पियर की धारा आया, अब यहाँ से भी तो आ रहा है 6 एम्पियर की धारा आया, तो कितना टोटल आ गया दी, आ गया जी, देखिएगा 6 3 9 9 2 11 11 4 15 एम्पियर की धारा आ गया। तो जितना 15 एम्पियर की अगर धारा आ गया है, तो 15 एम्पियर की धारा जब आ गया है तो 15 एम्पियर की धारा ये निकाल देगा जंक्शन से, ठीक है। तो निकाल लीजिए, तो यहाँ पे से आप 8 एम्पियर निकाल लीजिए और यहाँ से आप 7 एम्पियर निकाल लीजिए, कुछ निकाल लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जितना धारा आता है उतना धारा ये बहा देता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये धारा संरक्षण पर आधारित है, तो कहिए कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है, समझ गए। चलिए तो इसका आंसर क्या ऊर्जा संरक्षण होगा, नहीं ना, ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपके सामने उठेगा कि अच्छा है, तो पहला क्वेश्चन तो आपने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, पहला जो नियम था तो वो तो आपने बताया, दूसरा नियम क्या कहता है। तो देखिएगा दूसरा नियम की अगर बात करते हैं तो आई आर का मतलब क्या हो गया, ये आपको करंट हो गया, ये धारा है, और ये आपको क्या है, रेजिस्टेंस है। ये आई आर और इसके बाद में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जो सेल में होता है, ठीक है। अब ये दोनों का जो बीजगणितीय योग की अगर हम बात करते हैं, दोनों का बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग, दोनों का बीजगणितीय योग की अगर बात करते हैं तो दोनों का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। ये कौन बोले थे, तो यही किरचॉफ बोले थे। तो ये दोनों नियम आपको तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु के तल पर जुड़े होते हैं। भौतिक अधिशोषण की अगर बात किया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन आसान है, बस पहली बार आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश कीजिए बन जाएगा। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु तल पर जुड़े होते हैं। देखिएगा भौतिक अधिशोषण यानी भौतिक क्रिया के बारे में आप जानते हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया जानते हैं कि नहीं जानते, तो कि हाँ जानते तो है। रासायनिक क्रिया में आपको जो प्रोडक्ट जो होता है, नए प्रोडक्ट बनता है, लेकिन भौतिक में वैसा नहीं होता है, ठीक है ना।
ये कुछ-कुछ समझ में आ रहा है, बस उसी से आप इसको रिलेट करके बना दीजिएगा, ठीक है? सीधा-सीधा क्वेश्चन में क्या बोला है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु, यानी भौतिक अधिशोषण किसमें हो रहा है? गैस में हो रहा है, ठीक है? गैस के अणु के तल जुड़े होते हैं। तल पर कौन सा, जैसे मैं भौतिक अधिशोषण, जैसे कोई भी चीज को अवशोषण कर रहा है, ठीक है? कोई भी चीज को अवशोषण कर रहा है, ठीक है? जब अवशोषण कर रहा है तो भौतिक अवशोषण हो गया, ठीक है ना? रासायनिक अवशोषण होता है तो उसमें प्रोडक्ट कोई और बनता है, ठीक है ना? रासायनिक क्रिया उसमें होती है, तो भौतिक अवशोषण हो रहा है। तो जब भौतिक अवशोषण हो रहा है तो जो तल से जुड़े हुए रहते हैं, कौन से बल के कारण जुड़े हुए रहते हैं? बस अब समझ गए, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि रासायनिक बल के द्वारा। अब बताइएगा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, अभी हमने चर्चा किया कि रासायनिक वाला बल इसमें कहाँ से आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। रासायनिक तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि अलग प्रोडक्ट बनता है रासायनिक में। भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया आपको जानते हैं नहीं, तो रासायनिक तो कैसे खत्म कर दिया। ये विद्युत, स्थिर विद्युत बल यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है कि जब किसी चीज को हम रगड़ते हैं, जैसे में आप जैसे में आप करंट पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में आपको बताया गया होगा कि जब किसी, जैसे में क्या, जैसे में बिल्ली के खाल है, ठीक है? अब ये बिल्ली के खाल को हम किससे रखते हैं? एवोनाइट से रगड़ते हैं। तो एवोनाइट से हम रगड़ते हैं तो एवोनाइट पर क्या नेगेटिव और बिल्ली के खाल पर आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो आपको आवेश गया तो इसके बाद में कहीं और जा रहा है तो एक नहीं जा रहा है, तो इसी आवेश को क्या बोलते हैं? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत अस्थितिकी। अब देखिएगा तो ये भी तो इस चीज से अधिशोषण से तो संबंधित नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण बराबर आप जानते होते, गुरुत्वाकर्षण जो होती है ब्रह्मांड में जितने भी जो वस्तु हैं वो सभी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो ये बड़े बड़े आपको द्रव्यमान के लिए लागू होता है। ये भौतिक अधिशोषण जैसे में किसी गैस में लगाया गया है तो समझ कितना छोटा की बात कर रहा है, कितना छोटा की बात कर रहा है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण जो होते हैं ये बड़े बड़े आपको द्रव्यमान में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये भी खत्म हो गया। अब आपके सामने ऑप्शन एक ही है, वंडरवाल्स बॉल। तो देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज ने हमने क्वेश्चन का संख्या कम ही लिया था, क्योंकि हमको मेन फोकस समझाना रहता है, क्वेश्चन सोल्व करवाना बिल्कुल नहीं रहता है कि 1000 क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। देखिएगा सेशन कैसा लगता होगा, हमें नहीं पता कि आपको सेशन कैसा लगता है, बट आपको सेशन अच्छा लगता होगा तो थोड़ा शेयर वगैरह कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो, ठीक है? और ना होगा तो कोई बात नहीं है। और लेकिन हम यही बात बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही बात बोलेंगे कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, और अगर ना पढ़ रहे हैं तो छोड़ करके आप कोई दूसरा वगैरह काम वगैरह कर लीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है? और यही नहीं कि सरकारी नौकरी ही जीवन है, ठीक है? लग गया तो भी ठीक, ना लगा तो भी ठीक, सभी में खुश रहना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।